in vitro experiment using radio-labeled nucleotide, a researcher is trying to analyze the possible products of DNA replication by resolving the product using urea polyacrylate gel electrophoresis. In one experiment setup, RNase H was added, which was set 1, और एक सेट था जिसमें RNase H को ऐड नहीं किया गया. तो ये एक्सपेरिमेंट को पहले सेट आउट कर लेते हैं हम लोग. तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारा सेट 1 एक्सपेरिमेंट क्या रहा कि हम लोगों ने DNA लिया, उसके साथ ऑब्वियसली प्राइमर अवेलेबल होगा और फिर क्या होगा, और सारा कुछ और भी जो भी नेसेसरी रिएजेंट्स हैं वो इसमें ऐड कर दिए गए हैं, राइट, जो भी चीज़ चाहिए, और तो वो भी रेडियो एक्टिव, ताकि यहाँ पे जो भी नई सिंथेसिस होगी उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी इनकॉर्पोरेट होगा, ताकि जब आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करें तो आप उसको प्रॉपरली एनालाइज करें. ठीक, तो इस सेगमेंट में क्या हुआ, RNase H भी डाला गया है सेट 1 में, जिससे कि RNA पॉलीमर और RNA प्राइमर जो है वो डिग्रेड हो जाएगा. और सेट 2 में क्योंकि RNase H जो है वो क्या किया गया है, डाला ही नहीं गया है, जिससे RNA प्राइमर जो है वो इंटैक्ट सिंथेटिक DNA से जो सिंथेसिस हुई है DNA की उससे इंटैक्ट रहेगा. और जब आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेट 1 का और सेट 2 का डालेंगे तो ऑब्वियसली ये दिस विल हैव अ लार्जर फ्रैगमेंट. तो अगर आप इतना ही मेंशन करते कि RNA प्राइमर इज बीइंग रिमूव फ्रॉम सेट 1, दैट्स इट, तो वो छोटा सेगमेंट होगा तो वो ज़्यादा तेज रन करेगा, फास्टर मूव करेगा कंपैरेटिव टू सेट 2, क्योंकि ये जो है ये ज़्यादा लंबा होगा कंपैरेटिव टू दिस वन. तो अब हम अपने ऑब्जर्वेशन देखें तो यहाँ पे क्या होगा, देयर इज नो डिफरेंस इन द मोबिलिटी ऑफ लेबल DNA फ्रैगमेंट बिटवीन सेट 1 एंड सेट 2. तो ऐसा तो नहीं है डिफरेंस, तो दिखेगा अगर हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस चलाएंगे. तो ये तो ऑप्शन हुआ नहीं, गलत हो गया. उसी तरीके से देयर इज डिस्टिंक्ट डिफरेंस, हाँ हमें डिस्टिंक्ट डिफरेंस दिखेगा जब मोबिलाइज होंगे न्यूली सिंथेसाइज्ड लेबल DNA फ्रैगमेंट को हम करेंगे. तो बी ऑप्शन सही है. The mobility of newly strand labeled DNA fragment, newly synthesized strand labeled DNA fragment in case of set 1 is faster as compared to set 2. तो set 1 का faster था as compared to set 2. तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ये वाला ऑप्शन सही है. तो ये सही है. इसके ऑपोजिट में शायद ये दिया गया है, the mobility of newly synthesized labeled DNA fragment in case of set 1 is slower as compared to set 2. तो obviously ये गलत हो जाएगा. तो B and C option are correct and therefore our second option in this statement is right. ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, राइट. तो हम लोग देख चुके हैं DNA रेप्लिकेशन के समय हमारे पास, अब आपके पास पूरे जैसे इसको रिकॉल कर लिया कि हाँ कौन कौन से टोपोआइसोमेरेज था, हेलिकेज था, DNA G प्राइमेज था, DNA पॉलीमरेज था, DNA पॉलीमरेज थर्ड था, दिस वन इज फर्स्ट, दिस इज SSBP प्रोटीन्स, राइट. तो आपको सभी पता है कि रेप्लिकेशन यूनिट में कौन कौन से एंजाइम काम कर रहे हैं. तो हमारे पास आ गया कि ये लाइगेज भी काम करता है, राइट. जब तो ये भी काम कर रहा था, ये भी काम कर रहा था, ये नहीं काम करता, और ये हम लोग देखेंगे कहाँ काम करता है, DNA को रिपेयर करने में इसका रोल आएगा. ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, ये रिपेयर में काम करता है. So the next question is, in semi-conservative mode of DNA replication, two parental strands unwind and are used for the synthesis of new strands following the rule of complementary base pairing. Synthesis of complementary strands require that DNA synthesis proceeds in opposite direction while the double helix is progressively unwinding and replicating in only one direction. One of the DNA strand is continuously synthesized in the same direction as the advancing replication fork and is called the leading strand, whereas the other strand is synthesized discontinuously in segments and is referred to as lagging strand. These short fragments made discontinuously are labeled as Okazaki fragments. Okay, these Okazaki fragments need to be matured into continuous DNA फ्रैगमेंट्स. तो यहाँ पे कहने का सेंस क्या है कि लैगिंग स्ट्रैंड पे हमारे पास हर बारी क्या आता है, एक प्राइमर रहता है और उसके बाद जो है इस तरीके से सिंथेसिस चलती है. हर बार लैगिंग स्ट्रैंड पे प्राइमर प्रोवाइड करना पड़ता है. तो ये पूरा जो इन्होंने यहाँ पे दिया है एक्सप्लेनेशन, वो पूरा किसका दिया है, वो पूरा इसी चीज को समझाया कि एक पे लीडिंग स्ट्रैंड है, एक लैगिंग स्ट्रैंड है, लैगिंग स्ट्रैंड पे डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस.
होती है। नाउ यू हैव अ क्वाइट कंप्लीट एक्सप्लेनेशन क्यों ऐसा होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो लैगिंग स्ट्रैंड पे अब हमारे पास रीजन भी पता है कि हर बारी क्या हो रहा है, यहाँ पे एक प्राइमर हो रहा है और फिर ये ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स इस तरीके से बन रहे हैं। तो अभी ये ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स जो हैं, अब इनको क्या करना होगा, मैच्योर का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे आरएनए प्राइमर को रिमूव करना होगा, यहाँ पे जहाँ जहाँ आरएनए प्राइमर दिख रहा है, और उसके बाद क्या करना होगा, इसको कंप्लीटली सील कर देना होगा। कहने का सेंस ये पूरा सिंथेटिक सेगमेंट यहाँ पे देखे तो यहाँ पे ये काम करने के लिए दो ही लोग रिस्पॉन्सिबल हैं जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। वो क्या है, डीएनए पॉलीमरेज। फर्स्ट जो है अपनी कौन सी एक्टिविटी यहाँ पर रिकॉल कर सकते हैं, 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से क्लीविंग करेगा और प्राइमर रिमूव करेगा और 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम 5 प्राइम एक्टिविटी साथ में दिखाते हुए क्या करेगा, पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी प्रोसीड करेगा और एक नया स्ट्रैंड प्राइमर को हटा के बना देगा। जब वो हटेगा तो क्या क्या रह जाता है, यहाँ पे निक रह जाता है, जिसे आके कौन सील करता है, डीएनए लाइगेज। तो ये अगर पूरा याद है तो आराम से, ये भी बहुत इजी ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बाकी सभी जो है ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट को मैच्योर करने में थर्ड का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि थर्ड और सेकंड की तो बात ही नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ पे गायरेज की बात ही नहीं है, क्योंकि सिंथेसिस करनी है, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, द ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, व्हाट वी हैव सीन जस्ट नाउ, ठीक है। सबसे पहली बात यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखनी है, यहाँ पे सिंपल एक तो ये बोल दिया, ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव मैनर में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ये हमें पता है, पर हमें ये भी पता है कि हमारे पास जो रेप्लिकेशन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, हमें डीएनटीपी चाहिए होता है, ये भी हमें पता तो है। पर अगर यहाँ पे डीएनटीपी मीन्स अगर डाई डीऑक्सी लग जाए तो पूरा सेंस ही अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ इसका क्या मतलब है, डीऑक्सी एनटीपीज। इस डीऑक्सी एनटीपीज का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम ये बता रहे होते हैं कि सेकेंड पोजीशन से, जैसे मान लेते हैं ये क्या है, ये एटीपी होगा, तो अब आपके पास यहाँ पे 3 बात, और यहाँ पे OH ग्रुप सॉरी नहीं होगा, और यहाँ पे OH ग्रुप होगा, ठीक है। और यहाँ पे ना होने के कारण हम इसको क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक। कि इस पोजीशन पे अगर हमें डीएनए की सिंथेसिस करनी है तो सेकेंड पोजीशन पे नहीं रहता। इफ सपोज हमने, और हम लोग पढ़ते आ रहे हैं डीएनए सिंथेसिस के लिए हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, टेम्पलेट चाहिए होता है, प्राइमर चाहिए होता है, और हम लोगों ने कुछ चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था, टेम्पलेट चाहिए, प्राइमर चाहिए, पर जो डीएनटीपीज आएंगे वो भी क्या होने चाहिए, वो भी एप्रोप्रिएट होने चाहिए, उनके पास 3 फॉस्फेट ग्रुप होना चाहिए, उनके पास 3 एंड पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना चाहिए, और भाई कोई न्यूक्लियोटाइड तो अटैच होना ही चाहिए। तो ये एक कंप्लीट डीएनटीपी, या अभी यहाँ पे ये क्या है, एटीपी है, राइट। तो कंप्लीट ये फॉर्मेट होना चाहिए तो ही नई सिंथेसिस होगी। जैसे कि आप लोगों को याद होगा ये वाला डायग्राम, कि अब इसको यहाँ पे अगर ऐड करना है तो ये वाला, ये प्राइमर था, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ अटैक करेगा अल्फा फॉस्फेट पे, ये 2 पायरोफॉस्फेट आप रिलीज कर देते थे और इसको फिर से यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। तो एवरी टाइम दिस OH ग्रुप इज बीइंग रिक्वायर्ड। व्हाट इफ अगर इस यहाँ से भी OH ग्रुप आपने हटा दिया, तो ऐसे एनटीपीज को हम फिर क्या बोलेंगे, डाई डीऑक्सी CTP, ठीक है। एक तो ये वाली बात हो गई। तो कहने का सेंस ये है, अगर आपने मिक्सचर में डाई डीऑक्सी CTP डाल दिया है तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सिंथेसिस ही नहीं हो पाएगी। और दूसरी चीज क्या है, डाई डीऑक्सी CMP। अब क्या है, यहाँ पे जो साइटोसिन आप ले रहे हैं वो 2 तरीके के ले रहे हैं। एक पर तो दोनों पोजीशन पे OH ग्रुप हटा दिया है आपने, यहाँ पे ये हटा दिया है, और दूसरा डाई डीऑक्सी CMP, यानी ट्राइफॉस्फेट नहीं है, एक मोनोफॉस्फेट ही है, ठीक। कुछ इस तरीके से आपके पास स्ट्रक्चर होगा, आप देख सकते हैं, देखिए
यहाँ पे है, ये क्या है, ये यहाँ पे क्या लिखेंगे, डाई डीऑक्सी CTP, या दिस वे डाई डीऑक्सी CTP, कभी ऐसे भी दिया जा सकता है। और ये क्या है, सॉरी ये यहाँ पे ग्वानिन का अटैचमेंट है, बट आपको बस यहाँ पे स्ट्रक्चर, आप सपोज दिस इज साइटोसिन, तो साइटोसिन, ठीक, तो ये DDCTP है, और ये यहाँ पे क्या हो गया, CMP, ठीक है, डाइडिऑक्स, नहीं क्या था, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, डाइडिऑक्सी CMP, यानी यहाँ पे भी दोनों तो एक वो अटैच होंगे ही नहीं, हाइड्रोक्सिल तो ग्रुप प्रेजेंट है ही नहीं यहाँ से, यहाँ पर, और ऊपर से डाइडिऑक्सी CMP है, ठीक है, CMP यानी एक ही फॉस्फेट ग्रुप है। अब आपको यहाँ पे अब आ जाइए, अब आपके पास दो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, पहला एक, पहला दो। अब और एक्सपेरिमेंट को आप समझ लीजिए, आपने दो ट्यूब्स ली हैं, ठीक, इसमें क्या डाला है, DNTPs डाले हैं, ठीक, DNTPs डाला है, यानी DNTP का मतलब क्या है, नॉर्मली जो चाहिए होता है ATP CTP, ठीक है, DNTPs, तो यहाँ पे हम D लगा दे रहे हैं कि डाईऑक्सी होना चाहिए, सेकंड पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम लोग DNTP वर्ड यूज करते हैं, ठीक, और ट्राइफॉस्फेट होना चाहिए, और क्या है, TTP डाला है, और क्या है, DGTP, ठीक, तो यहाँ पे और क्या डाल दिया है, साथ में डाई डीऑक्सी CTP भी डाला है, ठीक। तो अब आप सोचेंगे कि अब जब ये रिएक्शन, मान लीजिए आपने ये डाला और यहाँ पे सिंथेसिस हो रही है, होना शुरू हुई सिंथेसिस, ठीक, जैसे ही डाई डीऑक्सी CTP मान लीजिए यहाँ पे आके अटैच हो गया, तो जब डाई डीऑक्सी CTP अटैच होगा तो क्या 3 एंड पर प्राइमर मिलेगा, तो रैंडमली सिंथेसिस क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, एकदम से क्या हो जाएगी, टर्मिनेट, सिंथेसिस हो रही है, जैसे ही डाई डीऑक्सी मिला सिंथेसिस रुक गई, ठीक है। दूसरा सेट को देखिए, यहाँ पे भी वही चीजें हैं, और यहाँ पे आपने डाई डीऑक्सी, सॉरी मैंने लिखा है डाई डीऑक्सी CMP डाला है, ठीक, तो यहाँ पे तो क्या होगा, ये इसको इंटीग्रेट ही नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ पे बच्चों बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है कि डाई डीऑक्सी CTP इंटीग्रेट तो हो जाएगा, यहाँ लग जाएगा, मतलब कहने का सेंस ये है कि आपका टेम्पलेट है, टेम्पलेट है, और मान लीजिए आपने ये दिया और सिंथेसिस हो रही है, ठीक है, हाँ दिस इज द सिंथेसिस, ये सिंथेसिस हो रही है, यहाँ पर मान लेते हैं अभी थाइमीन ट्राइफॉस्फेट अटैच है, तो वो तो नॉर्मल ही फॉर्म में था, तो यानी कि थाइमीन ट्राइफॉस्फेट, तो यानी 3' OH अवेलेबल होगा उसका, ठीक, ये 3' OH जो है डाइडीऑक्सी, जो इनकमिंग ट्राइफॉस्फेट है, मान लो ये 3' OH है, हम लोग यहाँ डाइडीऑक्सी CTP बना देते हैं, ठीक है, CTP, और यहाँ पे OH ग्रुप इसके नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो ये डाइडीऑक्सी CTP है, तो यहाँ ये रिएक्शन इनकॉर्पोरेट होगा, पायरोफॉस्फेट रिमूव होगा, फिर इससे एनर्जी मिलेगी, ये आके यहाँ जुड़ तो जाएगा, और पर अब आगे कोई नहीं जुड़ पाएगा, तो ये क्या करेगा, रिएक्शन को टर्मिनेट कर दे रहा है, ठीक। पर अब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्योंकि OH ग्रुप जो है इसके पास ट्राइफॉस्फेट है ही नहीं, ठीक, तो यह OH ग्रुप यहाँ पे अटैक ही नहीं करेगा, जब ये अटैक ही नहीं करेगा तो ये यूज ही नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, DNTP सब पड़े हैं, सारे चारों DNTPs पड़े हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंथेसिस जो है नॉर्मली होती रहेगी, क्यों होती रह रही है, क्योंकि यहाँ मोनोफॉस्फेट है, ट्राइफॉस्फेट है ही नहीं, तो वो इनकॉर्पोरेट ही नहीं करेगा, ठीक है, तो और यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन तो हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 फॉस्फेट जो है, जब OH ग्रुप पिछला अटैक कर रहा है तो वो एनर्जी दे रहा है, तो दिस क्वेश्चन वाज रियली वंडरफुल, राइट। इसी तरीके से जो सीक्वेंसिंग की जाती है तो यही फिनोमेना लगाया जाता है, ठीक है, तो यहाँ से भी आप एक बार क्लियर कर सकते हैं, थोड़ा भी अगर डाउट रह गया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे C अटैच है, पर अगर यहाँ पे OH हो ही ना, यहाँ से हमने OH हटा दिया, ये OH हो गया, खत्म,
तो अब क्या कोई दूसरा यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन हो सकता है? होगा ही नहीं, ठीक। पर सीटीपी खुद अटैच हो गया था, क्यों? क्योंकि ट्राइफॉस्फेट की वजह से एनर्जी मिल गई थी उसको। पर सीएमपी क्या है? सीएमपी तो यूज ही नहीं करेगा, ठीक है। तो और जो चारों डीएनटीपीज अगर जो साइटोसिन है वो, भाई यहाँ पे हम लोग ने देखा ना कि चारों प्रेजेंट है, तो ये वाला सीटीपी तो यूज होगा, ठीक। पर ये डाइडिऑक्सी सीएमपी वो यूज ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको इसको जोड़ने के लिए एनर्जी मिलेगी ही नहीं। तो ये वाले सेट में आपका एक्सपेरिमेंटल सिंथेसिस होती जाएगी। अब यहाँ पे आप यहाँ मैच कर सकते हैं। तो ये जो राउंड डायग्राम दिया हुआ है ये क्या है? डीडीसीटीपी का ग्राफ है। और यहाँ पे ये क्या है जो आपका कुछ इस तरीके से स्क्वायर टिल्टेड स्क्वायर शेप में है, वो क्या है? डीडीसीएमपी का बता रहा है। तो अब और कोई भी अगर देखें सेकंड में हम देखें तो दोनों में सिंथेसिस दिखा रहा है, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। यहाँ पे क्या दिखा रहा है? दोनों को टर्मिनेट कर दे रहा है, तो यहाँ पे वो हो ही नहीं सकता। तीसरा क्या है? यहाँ पे सीएमपी को टर्मिनेट कर रहा है और इसकी सिंथेसिस को, तो ये हो नहीं सकता। तो अगर आप अपनी एनालिसिस से डायग्राम को मैच करें तो वो क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट होगा। क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यूजुअली कंटेन नो जीसी रीजन, दोनों नहीं होता है, नो पर्टिकुलर, देयर इज अ पर्टिकुलर स्ट्रेच, सो दिस ऑप्शन मस्ट बी करेक्ट। और तो कहीं ना कहीं हमें पूरी चीज रिकॉल रखनी है कि यहाँ पे क्या जुड़ रहा है, कहाँ पे किससे बाइंडिंग होगी। तो ये हमारा स्पेसिफिक रीजन होता है, राइट। और यहाँ से ही हमारा रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है और यहाँ पे 80 रिच सीक्वेंसेस होते हैं। In bacteria, chromosome DNA replication is stopped at one specific locus, several specific loci, or single locus randomly. No, it's a one specific locus। और आपको पता भी है कौन सी साइट होती है, वो टर साइट होती है। और ये टर साइट्स जो हैं 5 क्लस्टर्स में पाई जाती हैं। वो सारे क्लस्टर्स किस तरीके से अरेंज होते हैं, जज करिए कि क्या वो हमें याद है। जो ए डी ई ए बी ये सारा जो पैटर्न था, एफ था, जी था, वो किस तरीके से अरेंज होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे अपनी उस नॉलेज को परफेक्ट कर लीजिए। जो 5 क्लस्टर का ओरिएंटेशन क्लॉकवाइज किन लोगों का था, एंटी क्लॉकवाइज किन लोगों का था, तो किस तरीके से रेप्लिकेशन फॉर्क टर्मिनेट होगा, वो सारी चीजें याद है या नहीं याद है। अभी ठीक है, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बट अपने ब्रेन को सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहने दीजिए। पूरे वो टर्मिनेशन जो चीज थी, इसके साथ कौन सी प्रोटीन होती है, टस प्रोटीन होती है, और एक एक मोनोमर जो है टर्मिनेशन साइट से जुड़ती है, व्हाट वी हैव डिस्कस। तो ये एक हमारे पास ओवरव्यू है, जहाँ पे अभी आपको कुछ और सीक्वेंसेस दिख रहे होंगे, डैट ए और डास 2, जो कि हम लोग रेगुलेशन में डिस्कस करेंगे। दिस इज डास 1। तो और हमें ये क्या पता है कि टर्मिनेशन और ओरिजिन साइड जो है एकदम ऑपोजिट में होती हैं। यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा रेफरेंस दे देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए तो ये जो ग्राफ है लिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर से ही डायरेक्टली लिया है मैंने, तो थोड़ा सा क्लियर नहीं है पिक्चर ये वाली, ठीक। क्योंकि जो ग्राफ दिए गए हैं वो ग्राफ क्या सिग्निफाई कर रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए। तो ये जो सर्कुलर अनफिल्ड जो ओ जैसा स्ट्रक्चर है वो ए का को डिनोट कर रहा है, यानी वो इस एक के बारे में है, बता रहा है। And unfilled triangle is B and filled circle is C, filled triangle is D, ठीक है। तो ये वाली जो चीज है ये मैंने यहाँ मेंशन कर दी है। अब आप ग्राफ को इजीली देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये है फिल्ड सर्किल है, ये खाली ऐसे दिया हुआ है, राइट, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे अलग अलग मेंशन कर दिया है वो स्टेटमेंट, जैसे आपका स्टेटमेंट है ए है सिंगल स्ट्रैंडेड क्लोज सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल विद दिस मच ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो अगर हम ए बी सी डी आप एक्सपेरिमेंट सेट आउट करते हैं तो आप यहाँ पे क्या है, एक सिंगल स्ट्रैंडेड क्लोज, और इसकी हम लोगों ने प्रैक्टिस भी की हुई है, पूरा एक अलग से हम लोग ने डिस्कशन भी किया था इसी तरह के क्वेश्चंस को। सिंगल स्ट्रैंडेड क्लोज सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल कंटेनिंग तो ये मॉलिक्यूल है ये A24 न्यूक्लियोटाइड का है। तो कहीं भी ना 5 प्राइम है, ना 3 प्राइम एंड है, ना टेम्पलेट है। तो ना इसमें हमारे पास प्राइमर अवेलेबल है जो कि 3 प्राइम OH दे पाए, और न ही टेम्पलेट अवेलेबल है, ठीक है। और नेक्स्ट है बी में, अगर हम लोग देखें तो एक क्लोज सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है जो कि 1578 न्यूक्लियोटाइड का है।
पर उससे जुड़ा हुआ लीनियर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है जो यहाँ दिखाया जा रहा है। दिस इज लीनियर एंड सिंगल, और ये पूरा कंप्लीटली एनसर्कल नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके पास एक 5 प्राइम और 3 प्राइम OH ग्रुप होगा, ठीक। और ये लगभग कितने न्यूक्लियोटाइड का, 824 न्यूक्लियोटाइड का। तो आप ये लॉजिक लगा सकते हैं कि इससे छोटा है ना, तो इसके पास 3OH होगा, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये सिंथेसिस कर लेगा। तो अगर आप ग्राफ में देखेंगे तो आपको ये वाला इस तरह से दिखेगा कि ये इस तरीके से ग्राफ दिखेगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल, ये 15878 का एक मॉलिक्यूल है जिसके पास 3OH ग्रुप है दोनों ही एंड पे, 3 प्राइम यहाँ पे अवेलेबल है। और प्रॉब्लम यही है, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे टेम्पलेट अवेलेबल नहीं है। स्टैंडर्ड क्रॉस सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल हैविंग 820, तो यहाँ पे क्या है, दोनों ही डबल स्टैंडर्ड है, तो यहाँ पे भी हमें कोई अवेलेबिलिटी नहीं होगी, तो हमें सिंथेसिस सिर्फ एक इस वाले पे मिल रही है। अब आप चेकआउट कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है, वो सी ऑप्शन है। ये जो आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये जो है आपका क्लैरिटी के साथ है, ठीक है। ये हाँ बी है ना, सॉरी या शायद कंफ्यूजन कर रहा हो। दिस यहाँ पे ये जो इसके लिए बना है ये, और बी क्या है, बी वॉज। This next question is, the following statement are made on DNA replication. Replication fork is a branch point in a replication eye or bubble. Okay, तो ये क्या है, सही है। A replication bubble contains 2 replication fork, ये भी ठीक है। DNA replication is continuous according to the interpretation made by Okazaki, नहीं, discontinuous, तभी उनके नाम पे वो fragments पड़े, तो ये this is wrong. Multiple priming events are required फॉर बोथ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड, तो ऐसी बात नहीं है, लीडिंग के लिए नहीं चाहिए होते हैं मल्टीपल प्राइमिंग इवेंट्स, पर लैगिंग के लिए चाहिए होते हैं। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, और हम लोगों का फाइनल जो करेक्ट ऑप्शन हम लोग को बताना है वो क्या हो जाएगा, ए एंड बी, ठीक। तो अब यहाँ पे जैसे ही ये चीज आई तुरंत, ठीक है, ये आप ये क्योंकि ये डायरेक्टली स्टेटमेंट वाइज छोटा सा क्वेश्चन है, राइट, पर आप लोगों को और रिकॉल क्या कर लेना है, उसके साथ में डायरेक्शंस, इन डायरेक्शंस के ऊपर बड़े क्वेश्चंस आने लगे। तो डायरेक्शंस की जो प्रैक्टिस है कि हाँ आपने रेप्लिकेशन फॉग बनाया, रेप्लिकेशन जब फॉग बना दिया तो उसके बाद लीडिंग और लैगिंग हम जो प्राइमर है वो एडजस्ट कर पा रहे हैं या नहीं, हम लीडिंग स्ट्रैंड और उसके टेम्पलेट को समझ पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो इसकी आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लें या रिकॉल करने की कोशिश करें। तो इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको रिकॉल करें। तो इतना याद है, डीएनए पॉलीमरेज के पास ये 3 एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। तो ये जो 3 to 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है। दिस एट द 5 प्राइम एंड ऑफ द ग्रोइंग एंड चेन बाय 5 प्राइम to 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ठीक। तो 5 प्राइम एंड, अब यहाँ पे एंड्स दे दिया, देखिए यहाँ पे शायद इससे आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, क्योंकि ये आप लोग जानते होंगे शायद 3rd और 4th में कि 3 और 5, 3 से 5 की दिशा में जब मूव करता है तो वो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी करता है। तो देखिए यही चीज है कि अभी यहाँ पे है, यहाँ पे अगर गलत बेस ऐड हो गया है ना, यहाँ पे अगर गलत बेस, सपोज मैं इसको पूरा कंप्लीट, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 5 प्राइम फॉस्फेट है, यहाँ गलत बेस ऐड हो गया, यहाँ पे C होना था पर मान लेते हैं यहाँ पे A ऐड हो गया, ठीक। और यहाँ 3 प्राइम है, तो ये किधर से किधर जाएगा, 3 एंड से ही तो जा रहा है, 3 एंड से 3 से 5 की दिशा में जाएगा, एडेनिन को रिमूव करेगा और फिर से साइटोसिन को यहाँ प्लेस करेगा। तो जब साइटोसिन को प्लेस करेगा तब फिर से वो 5 प्राइम to 3 प्राइम की पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी दिखाएगा। ओके, तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखिए, है ना, 3 एंड से ही तो जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, अगर आपको वो डायग्राम समझ में आ गया तो क्या होगा,
at the 3' end of the growing change and remove them by 3' to 5' exonuclease activity। और बाकी एक्टिविटीज़ के लिए हम लोगों ने काफ़ी चार्ट्स देखे हैं, सभी पॉलीमरेजेस को देखा है, उनकी फैमिलीज़ को देखा है, तो इसको देखिए, हमें रिकॉल करिए कि हाँ हमें याद है नहीं याद है। ये आप लोगों को जब हम लोग मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने इसकी बात की थी कि डीएनए पॉलीमरेज का जो एक्टिव साइट है वो इतना एफिशिएंट होता है, यही वाला था जब हम लोग डोमेन्स हम लोगों ने देखे। अब यहाँ पे रिवीजन, फिर मैं वही कहूँगी, रिवीजन करने का पॉइंट कि वो सारे जो डोमेन्स थे, पाम डोमेन, फिंगर डोमेन, थंब डोमेन, इन दोनों का क्या, इन तीनों का क्या रोल था, किस तरीके से ये कैटालाइज कर रहे थे, ये तीनों ही डोमेन्स डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स के किस तरीके से एक दूसरे की मदद करते हैं और मैकेनिज्म को परफॉर्म करते हैं। और दूसरी चीज़ हम लोगों ने वहाँ पे बात की थी, आप लोग को याद होगा, काइनेटिक प्रूफ रीडिंग करता है। ठीक उसी के जब हम लोग बात कर रहे थे तो ये भी स्लाइड डिस्प्ले हुई थी जहाँ पे एकदम देखिए हेडिंग में लिखा हुआ था कि डीएनए पॉलीमरेज की एबिलिटी होती है कि वो आरएनटीपी और डीएनटीपी में डिफ्रेंशिएट कर पाए। तो जब आरएनटीपी और डीएनटीपी में वो डिफ्रेंशिएट कर लेता है तो आराम से करेगा ना, क्योंकि जब डीएनटीपीज आते हैं तो कुछ इस तरीके का एक्टिव साइट जो है बहुत ही एफिशिएंटली ट्रैप हो जाता है डीएनटीपी ओएच ग्रुप से। यहाँ पे हम लोगों ने इंटरेक्शंस की बात भी की थी, पर जब ओएच ग्रुप होता है तो उस तरीके से वो जो साइट है, एक्टिव साइट क्रिएट नहीं हो पाती है और मैकेनिज्म भी अच्छा नहीं हो पाता है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली एक्ट साइट से क्या होता है, दो सेकेंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होने से क्या होता है, ये थोड़ा दूर चला जाता है। तो ये हम लोगों ने काफ़ी डिटेल इसको डिस्कशन किया हुआ है, उसको जाके फिर से आप देखेंगे। तो खैर यहाँ पे अगर इस एग्जाम को, इस क्वेश्चन को हम लोग देखें तो यहाँ पे ऑल्दो राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट आर प्रेजेंट अप्रॉक्सीमेटली 10-fold हायर, राइट। ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इतना गुना ज़्यादा प्रेजेंट होता है इसके कंपैरिजन में। उसके बावजूद डीएनए पॉलीमरेज आरएनटीपी को रिजेक्ट कर देता है, डीएनटीपी इसको ऐड करता है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर दिया कि यहाँ पे वो ऐड भी कर रहा है। फिर रीजन क्या है उसका, अब यहाँ पे है कि डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन डीएनटीपी एंड आरएनटीपी। अगर आप चारों ऑप्शन को देखें तो सभी में लिखा है कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये रिजेक्ट होते जाएंगे ऑप्शन, क्योंकि पहली बात तो वो डिस्क्रिमिनेट कर पाता है, यहाँ पे भी यहाँ कैन नॉट दिया है। उसके बाद उनके रीजन है, बट एज सून एज आरएनटीपी आर इनकॉर्पोरेटेड इन द डीएनए चेन they are hydrolyzed due to the presence of 2OH group, right? DNA polymerase cannot discriminate, फिर से इन्होंने दे दिया, but as soon as RNTP are incorporated in DNA chain they are excised by proofreading activity of DNA। हालांकि एक्सप्लेनेशन भी बाद में दिया है इनका कि कंफ्यूज करने के लिए, बट पहले ही उन्होंने कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट लिख दिया है। दूसरा क्या है, सिंस द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज सेल यहाँ ट्रांसक्रिप्शन की बात होने लगी, जबकि बात हो रही है कि फास्टर देन रेप्लिकेशन, इट कैन नॉट compete with RNA polymerase for RNTPs। तो एक्चुअली में अगर देखा जाए इट कैन एफिशिएंटली डिस्क्रिमिनेट बिटवीन RNTP एंड DNTPs। क्यों? ये पूरा मैकेनिज्म अगर याद हो तो सीधे आप सी ऑप्शन पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग पॉकेट है वो एकोमोडेट ही नहीं होने देता है T2' को, जैसा कि हम लोगों ने इस डायग्राम में देख रहे हैं। तो यहाँ पे बेस्ट पॉकेट जनरेट होता है और ये पॉकेट जो जनरेट होता है वो इसके इंटरैक्शन को बेटर करता है। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटर अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे किसी ऑप्शन में डिस्क्रिमिनेटर अमाइनो एसिड दिया होता तो, है ना, तो ये वाली चीज़ है कि इसीलिए मैंने बोला कि हर अभी इस एरिया से क्वेश्चन आया तो आपको ये सारा मैकेनिज्म रिकॉल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत स्पेसिफिकेशन के साथ अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं जो कि इंटरैक्शन करते हैं, है ना, तो उसको थोड़ा आप लोगों को देखना होगा।